हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है और काइनेटिक फिजिक्स के आज एक नए काइनेटिक सफर पर हम निकल चुके हैं। तो हमारा जो काइनेटिक फिजिक्स का जो सफर है उसमें हमारा जो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट सीरीज चल रही है उसमें हम वेक्टर का इंटीग्रेशन उसकी प्रोसेस को कर रहे थे। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा की थी, पर आज हम लोग चर्चा करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। तो आइए, सरफेस इंटीग्रेशन होता क्या है आपके सरफेस इंटीग्रेशन को हम डिफाइन करें। वे हमारा जो सरफेस इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है वो हम पहले यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई हमारा सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमारा जो द सरफेस इंटीग्रल is an integral which is evaluated over the surface S. Let f of x, y, z f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap be a vector point function and S is any surface in 3D space, so surface integral of f is derived as हम इसको क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन को हम यहाँ तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कई जगह आपने ऐसा देखा होगा कि भाई इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एफ डॉट डी एस और डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एफ डॉट डी एस। और यहाँ हम लोग ds को क्या बोल सकते हैं, ds की जगह क्या लिख सकते हैं, और डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एफ डॉट एन कैप ds, तो वेर ds वेक्टर इज इक्वल टू n कैप ds। रिमेंबर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहां पर n कैप क्या है, and n cap is unit normal vector over the surface S। ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम इसका फिजिकल मीनिंग जानते हैं कि क्या होता है। तो मान लो हमारे पास ये 3 डायमेंशन यहाँ हमारा है, 3 डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी जो आप देख रहे हैं ये हमारी जेड एक्सिस सरफेस में से बाहर आ रही है। मान लो ये हमारा जो सरफेस होता है, हमारा जो ये सरफेस है, मान लो ये हमारा एक्स वाई सरफेस हो गया, तो उसमें से ये जो हमारा वेक्टर है वो ऐसे जेड डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकलता हुआ हमें दिख सकता है। तो आप तो जानते ही है कि हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर ds को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी यहाँ एक सरफेस है, मान लो हमारे पास यहाँ कोई भी ऐसी सरफेस है, ये हमारा जो हम किचन में यूज करते हैं वे पैन है,
तो ये एकदम हमारा हाफ स्फेरिकल सरफेस हो गया। तो ये हमारा हाफ स्फेरिकल सरफेस है। तो उस पर हम क्या, ये हमारी यहाँ हमने डेफिनेशन में ही बताया कि भाई वो यहाँ 3 डायमेंशन स्पेस में हमारा ये जो सरफेस है, तो कैसे हम ये पूरा 3 डायमेंशन में है, उसमें ये वॉल्यूम है, तो उस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा सरफेस, ये है हमारा सरफेस, ये हमारा सरफेस है अल्टीमेटली। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ds सरफेस है, ये हमारा ds सरफेस है। तो इस पर नॉर्मल वेक्टर, मतलब ये हमारा पास, यहाँ पे हमारे पास है एक नॉर्मल वेक्टर n कैप वेक्टर। तो यहाँ ये सरफेस के परपेंडिकुलर में ये हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा ये जो ds सरफेस है, और ये कहाँ पे भी हो सकता है, ये मान लो यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है ds। तो इस पर ये एन कैप, इस पर ये एन कैप लगा हुआ होगा, कहीं पे भी ये पूरा जो वॉल्यूम है उस पर ये सरफेस लगाया होगा। और जहां ये क्या है, ये हमारा है एन कैप वेक्टर, जो हमारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कहते हैं, ये हमारा है एन कैप वेक्टर। तो आप समझ गए कि भाई हम ये कैसे इवेल्युएट करते हैं कि भाई ये जो हमारा 3 डायमेंशन में, ये जो मान लो हमारा सरफेस है 3 डायमेंशन में, मान लो हमारा ये नहीं है, मान लो ये है, ये हमारी एक गेंद है, उस पर हम अगर ड्रॉ करना चाहे तो हम यहाँ पर ऐसी एक सरफेस ले लेंगे, ऐसी एक सरफेस ले लेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ds सरफेस है, ds सरफेस। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक वेक्टर असाइन करना पड़ेगा, ये एक वेक्टर है। तो ये यहाँ हमें इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने लगा दिया, तो ये हमारा हो गया एन कैप, और एन कैप इंटू ये ds, ये हमारा हो गया s वेक्टर, ds वेक्टर, ये हमारा ds वेक्टर हो गया। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पर समझ गए कि भाई हमारे पास 3 डायमेंशन में, हमारे पास ये जो 3 डायमेंशन में कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई भी सरफेस। वैसे तो हम इसको आमतौर पर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारा जो ये है वो हमारा ये जो है वो dx होगा, और एक होगा वो dy होगा। ये हमारा जो पार्ट है पूरा ये dy होगा और ये dx होगा, आप ये देख सकते हैं। और हम इसको ही इवेल्युएट करते हैं, ये हमारी नॉर्मली हम जो सरफेस कंसीडर करते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर होती है। तो हम ये सरफेस किसी पर भी ले सकते हैं, पर वो हम शेप ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई ये रेक्टेंगुलर या स्फेरिकल पे है, पर हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा ये जो 3 डायमेंशन जो है उसमें, और ये 3 डायमेंशन की ओरिएंटेशन किस तरह भी हो सकती है, उस पर हमने एक स्मॉल ds लिया है। और आपको पता है कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अलोंग हमने एन कैप तो असाइन करना ही पड़ेगा। तो ये है इसका मीनिंग। तो आप अल्टीमेटली समझ गए कि भाई ये होता क्या है आखिर। तो आइए अब हम इसको और फर्दर इसको डिफाइन करते हैं। भाई हमारा ये जो हम यहाँ पर रिमार्क्स लिखते हैं, रिमार्क्स, इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं कि भाई हमारी ये जो है उसमें हम क्या कह सकते हैं। भाई इफ आर बी अ प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन, हम हमारा जो ये जो आर है, आर बी ए प्रोजेक्शन ऑफ सरफेसेस। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई हम मान लो ये हमारा जो, मान लो हमने ये जो एक्स वाई प्लेन लिया था, ये जो हमारी जो ये सरफेस थी ये एक्स वाई प्लेन लिया था। तो मान लो ये हमारी जो सरफेस हो गई, ये जो हमारी सरफेस हो गई, तो ये हमारी जो सरफेस हो गई, तो उस पर हमने मान लो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं बोल रहा हूं, उस पर ये सरफेस का ये वैसे तो कैसे भी ओरिएंटेड, ये मान लो ऐसे ओरिएंटेड है, ये मान लो ये जो आप dx और dy को देख रहे हो ये ऐसे मान लो ओरिएंटेड है। तो मैं मान लो ऊपर से लाइट मारूंगा तो इसकी शेडो कैसे गिरेगी, ये देख सकते हैं आप, ये शेडो कुछ इस तरह से गिर रही है इस पर। ये जो आप शेडो देख रहे हैं, आई जस्ट ट्राई, ये जो शेडो आप देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन पे जो आप शेडो देख रहे हैं, तो ये शेडो कि हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसका ds हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हम ds लिख सकते हैं
अब समझ गए कि ये शेडो, ऊपर से हमने प्रोजेक्शन मारा तो उसका ये जो डीएस क्या बनेगा, वो जो एक्स वाई प्लेन पर उसका डीएस क्या बनेगा वो हम लिखना चाहते हैं। तो हम ऐसे तो करेंगे कि भाई हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, ये हमारा जो इंटीग्रेशन है सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, ये हमारा क्या हो जाएगा। इस डीएस को हम क्या लिख सकते हैं, डीएस को क्या लिख सकते हैं, एन कैप डीएस तो हम लिख ही सकते हैं। तो डीएस को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो ये डीएस है, ये हमारा जो डीएस है, ये हमारा एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एन कैप dx dy अपॉन मॉड ऑफ एन कैप के कैप। क्योंकि आपने अभी ही देखा कि हमारे जो ये 3 डायमेंशन सरफेस थी, ये जो हमारी 3 डायमेंशन में ये सरफेस थी, उस पर हमने ये रेंडमली ओरिएंटेड था, तो हमने इसका प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्शन देखिए, आप मुझे मत देखिए, प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन क्या कह रहा है। ये प्रोजेक्शन इसका क्या है, इसका आप एन कैप देखिए कि ये किस तरफ है, एन कैप देखिए, इसका एन कैप आप देख सकते हैं कि ये जेड एक्सिस के अलाउंग, क्योंकि मैंने इसका एरिया वेक्टर का इस प्लेन पर ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, तो इसका क्या है, जेड डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ के कैप लिखा, और dx और dy तो इसके एरिया तो हो ही गए, और इसकी हमने डायरेक्शन भी अल्टीमेटली लिख दी के कैप। तो बनाइए, ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं कि भाई हम हमारी जो ये 3 डायमेंशन में मान लो ये ऐसे रेंडमली ओरिएंटेटेड है, तो हम यहाँ पर y और z में क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, x और z में क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं कि भाई हमारा जो ये r है, ठीक है, हम अब R2 के लिए लिखते हैं कि भाई हमारा ये जो R2 है उसके लिए हम लिखते हैं। तो R2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R2 के लिए हम यहाँ पर रिमार्क्स नंबर 2 लिखते हैं। R2 के लिए R2 का प्रोजेक्शन S पर लेते हैं, तो हम उस समय क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप, और ds को उस टाइम क्या लिख सकते हैं। अब ये प्रोजेक्शन किस पर है, प्रोजेक्शन किस पर है, मैं एक बार यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहता हूँ कि ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारी z एक्सिस है। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और ये हमारे ऊपर z एक्सिस हो गई। तो हमने अभी क्या प्रोजेक्शन देखा कि भाई इस s x और z पर प्रोजेक्शन। अब हम देखते हैं कि ये y और z पर प्रोजेक्शन क्या देगा, y और z पर प्रोजेक्शन क्या देगा। तो dy dz और अपॉन एन कैप, इसका एन कैप क्या आएगा, तो इसका एन कैप आ जाएगा आई कैप, क्योंकि इसका अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस होता है, कोई भी सरफेस के ये परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका एन कैप मिल जाएगा। तो हम ये y और z के लिए लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में हम डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप, और इसका हम ds क्या लिख सकते हैं, इसका ds लिखिए किस सरफेस पर, हम यहाँ अब R2 का अब हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रोजेक्शन। आप देख सकते हैं हमारा ये जो प्रोजेक्शन हमने क्या है कि भाई हम जब एक्स वाई पर प्रोजेक्शन ले रहे थे तो हमने ऊपर से लाइट z डायरेक्शन से लाइट मारी, जब हम y z पर प्रोजेक्शन देख रहे थे तब हमने x डायरेक्शन से लाइट मारी, और जब हम x और z में देख रहे थे R2 हमारा है, ये हम R कह देते हैं, ये R1 है और R2 है, ये R2 है। देख लीजिए ये जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं उस नोटेशन को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये R2 हमारा क्या है, x और z सरफेस पर हम ले रहे हैं, तो dx dz बटा एन कैप डॉट, यहाँ डॉट आपको लगाना है, अल्टीमेटली आपको यहाँ एन कैप डॉट आई कैप करना है। तो एन कैप डॉट आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ आई के, और यहाँ आपका y है, ये j है। तो अल्टीमेटली आपके ये फॉर्मूलाज बन गए जो आपको बहुत ही उपयोगी हो गए कि भाई हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, और आपको यहाँ पता चल गया कि एन कैप कैसे ढूंढना है। आपको एन कैप पता है कैसे ढूंढना है, एन कैप आपको पता ही होगा। एन कैप क्या हमें ढूंढेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। आपको पता ही होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एन कैप हम क्या लेंगे, भाई हमारा जो फंक्शन है
जो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका हम ग्रेडियंट लेंगे और फिर उसका मॉड ले लेंगे, तो वो हमें एन कैप मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ आप एक बार एन कैप रख देंगे, एन कैप रख देंगे तो ये जो भी टर्म होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपको अल्टीमेटली क्या इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन कैसे करना है, वो अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये समझ गए कि हमारा जो ये सरफेस था जो हमने 3 डायमेंशन में रेंडमली ओरिएंटेड रखा था, तो उसका हमने प्रोजेक्शन देखा। यहां ऊपर से मैंने लाइट मारी तो आपने अभी जो शेडो देखा वो उसका प्रोजेक्शन था अल्टीमेटली। तो हमने उस प्रोजेक्शन की क्या फाइंड की, एरिया फाइंड की, और एरिया का हमने क्या असाइन किया, एक यूनिट वेक्टर असाइन किया जो किस डायरेक्शन में होगा, कि भाई हमारी जो जिस डायरेक्शन से प्रोजेक्शन आ रही है उस डायरेक्शन में ही उसका एन कैप होगा, क्योंकि एन कैप क्या है अल्टीमेटली परपेंडिकुलर है, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हमने एन कैप को ऐसे भी डिफाइन किया, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, इससे आप एन कैप का मान निकाल सकते हैं, और आई जे के तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये समझ गए कि भाई ये सरफेस इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। तो आइए अब हम जरा चर्चा करते हैं भाई ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हम यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अभी आपने जो सरफेस इंटीग्रेशन देखा उसमें आपने क्या देखा कि भाई सरफेस इंटीग्रेशन में हम एक 3 डायमेंशन में कोई सरफेस हमें वॉल्यूम दिया होगा, तो हम उसमें एक ds सरफेस, उस वॉल्यूम की जो सरफेस है, क्योंकि वॉल्यूम भी तो कैसे सरफेस से ही बनता है, तो उस पर हम सरफेस को अज्यूम करते थे कि भाई इतना है, dx dy हम ले लेते थे, और उसके परपेंडिकुलर एन कैप ले लेते अगर हमें प्योर ds चाहिए होता था। तो ये आखिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या है, तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन को। तो इसको हम लिखते हैं द वॉल्यूम इंटीग्रल is an integral in which evaluated to the 2 over the full volume in 3D space. Let f of x, y, z, f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap be a vector point function and be a volume in any random orientation in 3D space. So volume integral of f is derived as triple integration over the volume f dot dv। अब यहाँ आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि भाई हमने dv पर क्यों नहीं वेक्टर लगाया। अब आप देखते हैं कि भाई हमारे पास मान लो कोई भी लाइन हो, मैं आपको पहले लाइन इंटीग्रल से स्टार्ट करता हूं। मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, तो लाइन है तो सिर्फ लाइन ही रहेगी, पर मान लो उस पर मैं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है उसकी बात करूं, तो एक डायरेक्शन असाइन की जाएगी। भाई मान लो इस डायरेक्शन में, या फिर ऊपर की डायरेक्शन में, या फिर इधर, या फिर नीचे, या फिर मेरी तरफ।
कुछ भी, यहाँ ये लाइन की भी डायरेक्शन होती है, इसलिए आगे हमने dl वेक्टर लिया था। अब देखना dl के ऊपर हमने वेक्टर लगाया था। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, सरफेस की बात करते हैं। तो ये हमारा सरफेस है। तो आप देख सकते हैं ये आपका कैमरा है, ये मेरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइट है। तो जब मैं इसको ऐसे ओरिएंटेट करता हूं तब उसका कुछ एरिया होगा। अब मैं इसको कुछ ऐसा करूंगा तो इसका एरिया कम हो गया, 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 और ये जीरो। इसका एरिया क्या हो गया? जीरो। टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं, पर एक्चुअल में तो जीरो नहीं है। पर हमारा जो अलोंग द प्रोजेक्शन है, उस अलोंग द प्रोजेक्शन में हमारा क्या है? जीरो गया। या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो हम सरफेस का फ्लक्स देखते हैं कि भाई यहाँ से अगर हमारा जो यहाँ पर आ रहा है तो सरफेस में फ्लक्स क्या होगा। या फिर काफी सारे हम बैटल्स में देखते हैं कि भाई हमारे जो सिपाही लोग होते हैं वो तीरंदाजी में काफी सारे तीर ऐसे छोड़ते हैं। तो वो तीरों के समूह को आप एक फील्ड मान लीजिए कि भाई ये तीरों का समूह है, ये तीरंदाजों ने ऐसे फील्ड लाइंस मारी। तो मान लो मेरी सरफेस अगर ऐसी होगी अलोंग द, ये मान लो अलोंग द परपेंडिकुलर, तो ये पूरा छलनी हो जाएगा, ये पूरा ये तबाह हो जाएगा। पर मान लो इसके डायरेक्शन के मान लो वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है और इसका वेक्टर, इसका सरफेस मैंने ऐसा रख दिया तो इसको कुछ नहीं होगा। ये एक एग्जैक्ट जैसा पोजीशन में था, जैसी परिस्थिति में था वैसे ही रहेगा। तो इसका वेक्टर हमें असाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसके परपेंडिकुलर, डीएस के परपेंडिकुलर हम ऐसे एक वेक्टर को असाइन करते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में, मान लो हमारी जो यहाँ पर फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह आ रही है, तो हम वेक्टर की डायरेक्शन देख के बोलते हैं कि भाई ये क्या आएगा। और ऑलवेज ये वेक्टर हम किस डायरेक्शन में लेते हैं कि भाई हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ हम हमारी फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। ये भी रिमेंबर आप रखिए कि भाई हमें नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा। तो भाई हमें सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स को कर्व करना है जिससे हमें एनकैप्टी डायरेक्शन मिल जाएगी। और एरिया वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्लक्स में या फिर किसी भी चीज में। पर यहाँ वॉल्यूम में तो क्या आप बोल सकते हैं कि भाई क्या इसमें आएगा। ये मान लो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 3 डायमेंशन में। अब आप ये इसकी क्या डायरेक्शन बोलोगे, क्या डायरेक्शन है भाई। ये मैंने ऐसे रखा तो अभी जो भी मेरी जो फील्ड लाइंस है वो इसको छलनी कर देगी। अब मान लो मैंने एक बड़ा सा महल रखा है, महल एक वॉल्यूम आप रख दीजिए, तो तोपों की बारिश हो रही है उस पर या फिर बाणों की बारिश हो गई, तो अल्टीमेटली वो तो छलनी ही होगा ना, वो तो पूरा। क्योंकि उसकी क्या डायरेक्शन, आप कैसे भी उसको ओरिएंटेशन में रखो, या आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, क्या है इसकी डायरेक्शन। इसलिए हमने यहाँ वेक्टर असाइन नहीं किया। एकदम प्रॉपरली आप समझने का प्रयास कीजिए हमने क्यों यहाँ असाइन नहीं किया है। और दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी इवेल्युएट करके लिख सकते हैं, वेर dv is equals to dx dy dz। हमारा जो ये वॉल्यूम है, हम यहाँ पर 3 डायमेंशन में मान लो हमारे पास कोई भी मान लो सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कुछ भी हो हमारे पास। मान लो ये हमारे पास एक स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के अंदर मान लो ये हमारा वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में हमारा कितना फ्लक्स पेनिट्रेट कर रहा है वो हम बोल सकते हैं कि भाई ये इस वॉल्यूम में इतना। पर वॉल्यूम की डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। इसको क्यों मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि भाई इसकी जो सरफेस होगी उसका हमारा वेक्टर होगा कि भाई मान लो ये सरफेस है अभी आपको फेस कर रही है, अभी ये दूसरी सरफेस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर अल्टीमेटली आप समझिए कि ये हमारा जो dx है, dy है, और ये आप देख सकते हैं ये dz है, dx dy और ये हमारा dz हो गया। ये हम स्मॉल वॉल्यूम, हम dv वॉल्यूम कंसीडर कर देख रहे हैं आप कि एकदम स्मॉल वॉल्यूम है हमारे पास। और किसी भी हमें अगर फ्लक्स फाइंड करना हो या फिर कुछ भी हमें फाइंड करना हो तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेशन करेंगे। हम आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम इससे dv से ही आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो इससे हम और भी इक्वेशन लिख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई हमारा जो ये
वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं एफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डीवी। ये डॉट निकल गया तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर सिर्फ करना क्या रहेगा कि आप सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड कर लीजिए। डाइवर्जेंस क्यों हमने डाइवर्जेंस कहा, क्योंकि अभी ही मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारी जो वॉल्यूम है उससे हम मान लो कोई भी फ्लक्स फाइंड करें, इस डीवी वॉल्यूम में हम फ्लक्स फाइंड करें किसके, डीवी के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये डाइवर्जेंस दे देगा भाई इसमें कितना ओरिजिनेट है या फिर टर्मिनेट। मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो भाई इसमें चारों तरफ से पूरे 3 डायमेंशन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही होगी। या फिर आप मास ले लो, ये मास है बेस्ट एग्जांपल, तो क्या इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहाँ होगी, अंदर की तरफ ही होगी ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट, भले ही इसका नेग्लिजिबल है अट्रैक्शन पर, क्योंकि मास भी इसका बहुत ही कम है तो इसकी फील्ड लाइंस वीक्स होगी, पर अल्टीमेटली फील्ड लाइंस तो इसकी अंदर की तरफ ही होगी। तो इस तरह से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपकी चर्चा रही कि भाई हमारी जो सरफेस इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और हमारा जो लाइन इंटीग्रेशन है उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन में हमने जाना कि भाई हमारा जो टोटल वर्क डन बाय फोर्स है अलोंग द, हमारा जो डी आर हमारा क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर है, हमें वो डायरेक्शन देता है कि भाई डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, वो हमें डायरेक्शन देता है। क्या देता है, डायरेक्शन ही तो देता है वो। डी आर क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर है। या हमने डीएस लिया था, वो एक सरफेस वेक्टर है। सरफेस की मैंने अभी ही आपको बताया कि सरफेस वेक्टर क्वांटिटी है और वॉल्यूम तो वेक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको तो सिर्फ 3D में ही उसको अज्यूम कर लेते कि भाई हमारा ये डीवी वॉल्यूम है, हमारी ये डीवी वॉल्यूम है। ऐसा हम ये पूरा रूम का सरफेस है, उसमें हम वॉल्यूम है, उसमें हमने डीवी वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। अब हम बोलना चाहते हैं कि भाई इसमें से कितनी एयर इसमें से फ्लो हो रही है, कितना फ्लूइड इसमें से फ्लो हो रहा है डीवी वॉल्यूम में से। आपने वो रो जी एच वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो हम उसमें क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हम फ्लूइड के अलोंग एक डीवी वॉल्यूम अज्यूम करते हैं कि भाई डीवी वॉल्यूम में से कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो वो हमारा हो गया ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये हमारी प्रस्तुति है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।